हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में चमोली ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इसमें चमोली में पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, चलते हैं, आज हम चमोली के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी ज़िले हैं उत्तराखंड में सबका मुख्यालय वही है जो ज़िले का नाम है। पर चमोली ज़िले के जितने भी मुख्यालय हैं वो सारे के सारे गोपेश्वर में हैं। उसका कारण ये है कि 20 जुलाई में, जब 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आई थी, तो उसके चलते ही 11 किलोमीटर दूर चमोली के गोपेश्वर में जो है सारे के सारे जिला मुख्यालय बना दिया गया था गोपेश्वर में। इसलिए जो भी जितने भी सारे मुख्यालय हैं वो चमोली जिले के कहाँ हैं? गोपेश्वर में। ठीक है। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ 4वीं शताब्दी में यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर रुद्र महालय बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस मंदिर की दीवार पर 4 नागवंशी राजाओं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग व गणपति नाग के मुख उत्कीर्ण हैं। देखिए, आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। जितने भी नागवंशी 4 राजा के मुख जो हैं इस दीवार पर हैं, तो वो हैं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग व गणपति नाग। ठीक है। इनमें से ऐसे क्वेश्चन कभी बन सकता है कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और लिखा जाएगा कि इनमें से कौन एक नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ज़िले के प्रमुख दर्शनीय स्थल देखते हैं। तो यहाँ जो है चमोली ज़िले में बहुत ही ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं। अगर आप कभी घूमे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद भी होगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं जो कभी विज़िट भी नहीं किया है जिन्होंने चमोली, तो अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पंचबद्री है, केदार जो है 5 केदारों में से 2 केदार हैं, गुफाएं हैं, शिलाएं हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ। तो आपको बहुत अच्छे से ये पेपर के प्रिस्पेक्टिव से बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो पंचबद्री है उनमें बद्रीनाथ। ठीक है। तो बद्रीनाथ के बारे में हम पढ़ेंगे। महाभारत और पुराणों में इसका जो नाम है वो है मुक्तिप्रदा, योगसिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण आश्रम आदि। ठीक है। आपको इन सब के नाम याद रखने हैं, कुछ भी पेपर में कभी भी आ सकता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है इस मंदिर की वो है 3133 मीटर। ठीक है। जो ये बद्रीनाथ है वो नर व नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो देखिए, नर जो संकेत करता है वो अर्जुन के लिए होता है और नारायण मतलब विष्णु। ठीक है। तो इन दोनों पर्वत के बीच में ही बद्रीनाथ स्थित है। मंदिर प्रतिवर्ष जो है अप्रैल मई के महीने खुलता है। शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह में लगभग ये बंद हो जाता है। शीतकालीन में कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति जो है योग ध्यान बद्री लाई जाती है, जो कि पंच बद्री में से एक बद्री है। ठीक है। योग ध्यान बद्री जो कि जोशीमठ से कुछ दूरी पर स्थित है। वहीं जो है बद्रीनाथ की विष्णु जी की जो मूर्ति है वो कहाँ लाई जाती है, यानी कि कहाँ पूजा करते हैं बद्रीनाथ के शीतकाल में, तो वो करते हैं योग ध्यान बद्री में। ठीक है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित मालाबर क्षेत्र के आदि शंकराचार्यों के वंशजों में से होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है अभी आया था एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड के, और कहीं एस्पायरेंट्स को, कहीं अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि ये परीक्षा वाणी में ही है। ठीक है। तो आपको ये जो है छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पढ़नी होती हैं, सब कुछ आपको बुक में ही मिल जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह में। इस मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल नरेश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासनकाल में हुआ, परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है। अब देखिए, बात ये होती है कि इतिहास, चाहे वो भारतीय इतिहास है चाहे वो उत्तराखंड का इतिहास है, तो
इसमें कहीं चीज़ें संभवतः ही लिखी जाती है, मतलब कि पूरी तरह से इसको माना नहीं जा सकता या पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं होती। तो इसी तरह से कहीं चीज़ें लिखी होती है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है, आप इसमें जो भी मतलब जिस भी क्वेश्चन में इतिहासकारों को भी अगर डाउट है, उन्हें भी अगर किसी चीज़ में डाउट है, तो वो क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हमेशा एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से भी होनी चाहिए। मेहनत तो सभी करते हैं, पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। ठीक है, शंकुधारी शैली में बना यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। अब देखिए, शंकुधारी शैली आप इसको ध्यान रख सकते हैं, तो इसलिए आपको ये जो है शैली आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने अगर भारतीय इतिहास या इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि जो मंदिरों की शैली होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है नागर शैली, ठीक है, एक होती है द्रविड़ शैली, ठीक है, और एक होती है बेसर शैली। तो ये 3 जो शैली हैं वो मुख्यतः प्रमुख हैं मंदिरों की शैली में। तो अगर उत्तर भारत की बात की जाए, तो उत्तर भारत में नागर शैली जो है वो प्रमुख तरीके से जो है बनाई गई है। नागर शैली में ही ज़्यादातर मंदिर जो बनाए गए हैं उत्तर भारत में, वो नागर शैली के हैं। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो प्रचलित शैली है वो द्रविड़ शैली है। और बेसर शैली क्या होती है? बेसर शैली जो है वो द्रविड़ और नागर शैली का ही मिश्रण है। तो मध्य भारत में जितने भी मंदिर बने होते हैं वो लगभग बेसर शैली के बने होते हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में अधिकतर जो शैली में बने हैं मंदिर वो नागर शैली में हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और बीच में जो मध्य भारत है वहाँ पर जो मंदिरों की शैली है वो बेसर शैली, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। तो आपको ये चीज़ें देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी शैली किस एरिया में विकसित थी, कौन सी शैली प्रचलित थी। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, बद्रीनाथ के पास ही या चमोली में आप ये कह सकते हैं कि 5 कुंड हैं, 5 शिला हैं। तो देखिए, 5 कुंड के नाम हैं तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं: तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड। और 5 शिला की बात की जाए तो गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। ठीक है, तो ये 5 शिला के नाम हैं। 5 धाराएं भी यहाँ हैं। तो 5 धाराएं हैं: कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा। प्रमुख गुफाएं जो हैं वो हैं स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो ये जो नीचे की 3 गुफा हैं, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर जो माणा गांव पड़ता है वहाँ ये 3 गुफा हैं: मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दूसरे बद्री के बारे में, आदि बद्री के बारे में। ये गुप्त काल में ये स्थापित हुआ था ये मंदिर, और मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, कुछ भी इसमें इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। भविष्य बद्री की बात करते हैं, तो भविष्य बद्री जो है वो सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा किस बद्री में की जाती है या कहाँ की जाती है, तो वो की जाती है भविष्य बद्री में। अब भविष्य बद्री में आपको ध्यान कैसे रखना है? भविष्य बद्री में इसलिए की जाती है कि कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तो ये जो विष्णु जी की मूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए नाम क्या है? भविष्य बद्री। ठीक है, तो इसलिए याद ये आसानी से हो जाएगा। चौथा बद्री वृद्ध बद्री, यहाँ पर आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी, इसलिए इसको पहला बद्री भी कहते हैं। ठीक है, वृद्ध बद्री या पहला बद्री इसको कहा जाता है। और योग ध्यान बद्री जो कि 5वां बद्री है, वो पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर व पांडव शिला भी यहाँ पर है। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि शीतकाल में जब कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ जी के, तो वहाँ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? योग ध्यान बद्री में ही लाई जाती है।
तो ये तो हो गई बात 5 बद्री की यानी कि पंच बद्री की। अब बात करते हैं पंच केदार की। तो पंच केदार में कौन कौन से केदार चमोली जिले में है? तो वो है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो रुद्रनाथ यानी कि चतुर्थ केदार, यहाँ पर भगवान शिव जी की रौद्र मुख की पूजा होती है, यानी कि गुस्से गुस्से वाला जो मुंह होता है उसकी पूजा होती है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2286 मीटर है। ब्रह्म कमल के लिए ये जग प्रसिद्ध स्थल है। और शीतकाल में इनकी पूजा कहाँ की जाती है? गोपेश्वर मंदिर गोपीनाथ में की जाती है। जो गोपेश्वर में एक मंदिर है गोपीनाथ का, वहाँ इनकी पूजा की जाती है शीतकाल में। अब बात करते हैं कल्पेश्वर की, जो कि पंचम केदार है। यहाँ पर शिव की जटा की पूजा होती है। और यहाँ ये जो मंदिर है वो शीतकाल में बंद नहीं होता। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा केदार जो है 5 केदारों में से कौन सा केदार ऐसा है या कौन सा मंदिर ऐसा है जिसके कपाट शीत ऋतु में बंद नहीं होते? तो वो है कल्पेश्वर। ठीक है। अब देखिए जो बाकी के 3 केदार हैं वो रुद्रप्रयाग जिले में है, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पंच केदारों में से 4 केदार जो केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ मंदिर हैं, इनकी व्यवस्था जो है वो केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था जो है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। तो सिर्फ एक ही जो मंदिर है कल्पेश्वर, उसकी व्यवस्था जो है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। बाकी के जो 4 केदार हैं उनकी व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन रखी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गए पंच केदार में से 2 केदार की बात, जो कि चमोली जिले में है। पंचप्रयाग की बात की जाए तो पंचप्रयाग में से 3 प्रयाग जो हैं वो चमोली जिले में हैं, जो कि हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा विष्णु गंगा का, जिसको धौली गंगा भी कहते हैं। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का यहाँ पर संगम होता है। और कर्णप्रयाग यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। तो देखिए आपको अगर इनकी सहायक नदियाँ या कहाँ से निकलती हैं, कौन किस ओर से मिलती हैं, कौन बाएं छोर से मिलती है, कौन दाएं छोर से मिलती हैं, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से मैंने इसे समझाया है, तो आप इसको ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो 2 प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग जो है प्रयाग जिले में है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जो कि टिहरी जिले में है। तो ये तो हो गई 5 प्रयाग में से 3 प्रयाग की बात, जो कि चमोली जिले में है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थल की, जो कि चमोली जिले में है। गैरसैंण, ठीक है, इसको गढ़वाल एवं कुमाऊं का केंद्र बिंदु कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पर इसको ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी बनाने की शुरू से ही बात चलती रहती थी। तो रामशंकर कौशिक समिति, एक नाम ध्यान रख लीजिए समिति का, रामशंकर कौशिक समिति ने उत्तराखंड की प्रस्तावित स्थायी राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त स्थान माना था। ठीक है, ये जो गैरसैंण है वो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गैरसैंण की। टिम्बर सैंड गुफा, जो कि नीति घाटी में स्थित है। और यहाँ पर जो है अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग भी है। ठीक है, ग्वालदम की बात की जाए तो बागेश्वर सीमा पर ये स्थित है। यहाँ से कुछ दूरी पर अथारी है, जो अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाए कि अथारी कहाँ है, तो वो ग्वालदम यानी कि चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं जोशीमठ की। तो जोशीमठ सभी ने ही सुना होगा। प्राचीन काल में इसे योशी कहा जाता था, ज्योतिर्मठ भी इसे कहते हैं। ठीक है, इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। उन्होंने ही इस मठ की स्थापना की थी। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार स्वरूप का यहाँ एक भव्य मंदिर है। ठीक है, जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। यहाँ एक वासुदेव का मंदिर भी है। तो छोटी छोटी जो ये मंदिर हैं, मतलब जो किसी भी टॉपिक के बीच बीच में आते हैं, तो उनको भी ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो वासुदेव का मंदिर कहाँ है? वो है जोशीमठ में। ठीक है, तपोवन,
तपोवन की अगर बात करें तो मैं अभी तक आपको 2 तपोवन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। एक जो टिहरी जिले में आता है, जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। एक तपोवन उत्तरकाशी जिले में आता है, जिसको हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाता है। एक तपोवन चमोली जिले में आता है, जो कि जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर है, और ये अपने गर्म जल स्रोतों या गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब की। तो हेमकुंड साहिब जो है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4529 मीटर है। गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है, कौन सा स्थल या कौन सी जगह जो है 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो वो है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1930 में हुई। आपको यह ध्यान रखना है, इससे पूर्व यह स्थल हिंदुओं के लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ नाम से जाना जाता था। तो ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बात करते हैं रूपकुंड की। तो रूपकुंड जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही जाना माना स्थल है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4780 मीटर है। यह झील लगभग 500 फीट व्यास की कटोरी के आकार की है। ठीक है, तो इस मनोहरी झील में रूपगंगा जल धारा निकलती है। इससे यहाँ 2.5 किलोमीटर की परिधि यानी कि पैरीमीटर में नर कंकाल फैले हुए हैं। तो ये सभी को ही पता होगा, इसलिए इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। इन नर कंकालों की सर्वप्रथम खोज जो है 1942 में वन विभाग द्वारा की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले नर कंकालों की खोज कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो वो है 1942 में वन विभाग के द्वारा। ठीक है, डीएनए टेस्ट के अनुसार यह हड्डियां कोंकण क्षेत्र के चितपावन ब्राह्मणों की है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन है वो क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो कि 4780 मीटर है, और यहाँ जो नरकंकालों की जो खोज की गई थी सबसे पहले वो 1942 में की गई थी वन विभाग द्वारा। ठीक है, चांदपुर गढ़ी भी जो है चमोली जिले में है, और 52 गढ़ों में से जो आपने 52 गढ़ों के नाम सुने होंगे, आपको 52 गढ़ के नाम पता होंगे, तो इनमें से जो वर्तमान में यही एक गढ़ बचा हुआ है जो कि अस्तित्व में है, बाकी जो है सारे के सारे लुप्त हो गए हैं। ठीक है, फूलों की घाटी की बात की जाए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3600 मीटर है। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच ये स्थित है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो फूलों की घाटी है वो किन किन पर्वतों के बीच स्थित है, तो ये है नर और गंधमादन पर्वत के बीच। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित तो 1982 में। नंदा देवी को भी कब किया गया था घोषित, तो 1982 में। दोनों की ईयर एक ही हैं। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया। यहाँ से पुष्पवती नदी बहती है जो कि कामेट पर्वत से निकली है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ को जाता है। स्कंद पुराण में केदारखंड में इसे नंदन कानन कहा गया है। तो इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं कि केदारखंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है, तो नंदन कानन। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे क्या कहा है, तो अलका कहा है। अन्य नाम देख लीजिए इसके, गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रेंच स्माइथ घाटी। ठीक है, तो ये सभी इसके नाम हैं, और आपको स्पेशली क्या क्या इसको याद रखना है इसके बारे में। एक तो समुद्र तल से ऊंचाई 3600 मीटर, किन किन पर्वत के बीच स्थित है, नर और गंधमादन के। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था, 1982 में। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया, तो 14 जुलाई 2005 को। एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे, सिर्फ ईयर याद नहीं रखेंगे, ईयर सबको पता है, तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 2005। पुष्पावती नदी यहाँ से बहती है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 87.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, और इसको ढूंढने का श्रेय जो है फ्रैंक स्माइथ को जाता है।
केदारखंड में इसको नंदन कानन कहा गया है, मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। बाकी नाम जो हैं गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पवली, पुष्परसा और फ्रेंच स्माइल घाटी। ठीक है, अब बात करते हैं चिनाब घाटी की। इसको दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है और इसका क्षेत्रफल जो है 5 वर्ग किलोमीटर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा चिनाब घाटी कहाँ स्थित है, तो वो होगा चमोली ज़िले में। ठीक है, आपको ये इस तरह से इनको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करते हैं अब औली की। तो शीतकाल में हिम क्रीड़ा तथा पर्यटन स्थल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रोपवे कब शुरू हुआ था औली में, तो 1993 में। ईयर याद रखेंगे अच्छे से, 1993 में औली में क्या शुरू हुआ था, रोपवे। यहाँ संजीवनी शिखर पर प्राचीन हनुमान जी व अजंती माता का एक मंदिर है। ठीक है, अब बात करते हैं नंदा देवी की, या नंदा देवी बायोस्फीयर, या जिसको हिंदी में जैव मंडल रिजर्व भी कहते हैं। तो यहाँ नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर है। 1982 में नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में ही हुई थी। ठीक है, 1988 में संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको पंजीकृत किया गया। वहीं अगर फूलों की घाटी की बात की जाए तो 2005 में। क्षेत्रफल की बात की जाए तो नंदा देवी का जो क्षेत्रफल है वो 5860.69 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, ये चीज़ें आपको मैं नेशनल पार्क वाले टॉपिक में भी बता दूंगी, पर आपको ये चीज़ें बार बार अगर बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बन के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में इन्हें पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये सब याद रखना है। बात करते हैं माणा की। तो भारत की सीमा पर बसे अंतिम गांवों में से ये एक है। बद्रीनाथ से दूरी की बात की जाए तो 4 किलोमीटर दूर ये एक गांव पड़ता है। पुराणों में इसे मणिभद्रपुरी कहा गया है और यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए केशव प्रयाग कहाँ है, तो बद्रीनाथ में है, माणा गांव में है। यहाँ पर किन किन नदी का संगम होता है, तो सरस्वती और अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात की जाए तो गणेश गुफा, ब्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और भीम पुल और वसुंधरा प्रपात भी कहाँ है, यहीं है। ठीक है, और अगर इन दोनों की बात की जाए तो गणेश गुफा और ब्यास गुफा के बारे में एक चीज़ प्रचलित ये है कि ब्यास गुफा में जो ऋषि थे वो जब कथा सुना रहे थे, तो गणेश जो है गणेश गुफा में बैठ कर के वो जो है लिख रहे थे। तो ये जो गुफा है गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये कहाँ है, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पे माणा गांव में ये स्थित है। और मुचकुंद गुफा भी यहीं है, भीम पुल और वसुंधरा प्रपात भी यहीं है। तो ये थे सारे के सारे पर्यटन स्थल चमोली ज़िले के। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी कहीं टॉपिक में ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, पर आपको पर्यटन स्थल के टॉपिक में ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि टिहरी ज़िले का होगा। तो तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इनके एमसीक्यूज़ बनाइए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।